स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। ये है अबाउट अनपेड सेलर। आपने अभी तक सेलर की डेफिनेशन पढ़ी है और सेलर के बारे में जाना है, सेलर और बायर के बारे में। अनपेड सेलर कौन होता है? सेक्शन 45 से ये चैप्टर स्टार्ट है। हम 45 से स्टार्ट करते हैं। अनपेड सेलर कौन होता है? देखिए, एक तो आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ करके समझ में आएगा कि सेलर की डेफिनेशन से अनपेड सेलर की डेफिनेशन थोड़ा सा फर्क है। क्योंकि सेलर कौन होता है? सेलर वो होता है जो या तो सामान को बेचता है, या तो सेल करता है, या फिर सेल करने का एग्रीमेंट करता है। लेकिन अनपेड सेलर कौन होता है? तो डेफिनेशन कहती है अनपेड सेलर की, सेक्शन 45 नंबर 1 कहता है कि अनपेड सेलर वो है जिसे पूरा प्राइस पे नहीं किया जाता। द होल प्राइस हैज नॉट बीन पेड टू दी पर्सन द सेलर, देन दैट सेलर विल बी कॉल्ड एज अनपेड सेलर। तो मान लीजिए कि प्राइस है आपका 20 lakhs और उसमें 19 lakhs हैज बीन पेड बाय द बायर टू द सेलर। तो एक छोटा सा अमाउंट विच इज सब्सटेंशियली वेरी स्मॉल अमाउंट इन विद रिगार्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो उस प्राइस के भी पे न होने के एवज में हम ये मान सकेंगे कि वो सेलर अनपेड सेलर है। तो कंप्लीटली प्राइस पे किया हुआ होना चाहिए सेलर के लिए। अगर छोटा सा अमाउंट भी किसी सेल का सेलर को पे नहीं किया जाता, बायर रोक लेता है, तो सेलर अनपेड सेलर है। और ये इसलिए हमें जानना जरूरी है अनपेड सेलर के बारे में, क्योंकि अनपेड सेलर की कुछ स्पेसिफिक राइट्स हैं जो वो एक्सरसाइज कर सकता है अगर उसका प्राइस उसे पे नहीं किया जाता। तो नंबर 1 तो वो तब अनपेड सेलर कहलाएगा कोई भी सेलर जबकि उसे पूरा प्राइस सेल में पे नहीं किया जाता। नंबर 2, डिसऑनर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से हम क्या समझते हैं? आपने इससे पहले भी बहुत सारे एक्ट्स में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नाम का कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में भी पढ़ा होगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो लीगल इंस्ट्रूमेंट है और जो निगोशिएट कर सकते हैं हम इन ल्यू ऑफ एनी वैल्यू ऑफ मनी। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? सपोज आपने कोई सामान खरीदा, से वर्षा की दुकान है लैपटॉप की, वहां से अंकित एक लैपटॉप खरीदने के लिए जाता है। अंकित उससे कहता है, चूंकि ये लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो वो कहता है कि आप मुझे ये डेल का लैपटॉप पसंद करता है। वो 1,74,000 का लैपटॉप है, वो उसको पसंद करता है, पैक कराता है और उसको ले लेता है। वो कहता है कि मैं 15 दिन के बाद इसका पैसा दूंगा। तो वो सेलर क्या करेगा, वर्षा क्या करेगी? वो उसका बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगी। बिल ऑफ एक्सचेंज में उसके सिग्नेचर करवा लेगी और वो बिल ऑफ एक्सचेंज अपने पास रख लेगी। आफ्टर 15 डेज वो बिल ऑफ एक्सचेंज को ऑनर करना चाहिए बायर ने। मतलब अंकित अगर 15 दिन के बाद उस बिल ऑफ एक्सचेंज को ऑनर करता है, पैसा दे देता है, तो सेल हो जाएगा। और अगर नहीं देता है तो चूंकि प्रॉपर्टी ही हैज टेकन ऑलरेडी, देन दैट सेलर वर्षा विल बी अनपेड सेलर। और अगर वो अनपेड सेलर है तो उसके जो कॉन्सिक्यूटिव राइट्स है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो एक तो ये हो गया। फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आ जाते हैं चेक। कोई चेक है, आपने चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया और वो चेक मालूम होता है कि कुछ समय के बाद में जब आपने लगाया, उसके बाद में आपको पता चला 3 दिन बाद, 5 दिन बाद बैंक से आपको जानकारी मिली कि वो चेक डिसऑनर हो गया, वो बायर के अकाउंट में पैसा ही नहीं है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक या प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट माने स्टैम्प पेपर के ऊपर आप अपने ऑब्लिगेशन को लिख करके दस्तखत करते हो। आप कहते हो कि भाई मैंने इससे ये सामान लिया है, या ये सर्विस कराई है, या मैंने इससे इतना पैसा लिया है, वो पैसा मैं सच एंड सच डेट में विद सच एंड सच कंडीशन में वापस कर दूंगा, दिस इज माय ऑब्लिगेशन। और आप उस स्टैम्प पेपर के ऊपर साइन करते हो, तो वो आपका प्रोमिसरी नोट हो गया। वो प्रोमिसरी नोट अगर के जो कंडीशंस हैं वो आप फुलफिल नहीं करते, लाइक आपने सेलर को प्रोमिसरी नोट दे रखा है कि मैंने इनसे इतना इतना सामान उठाया था, इतना इतना माल उठाया था अप्रैल के महीने में, मैं जुलाई आते आते इसका पेमेंट कर दूंगा। तो जब जुलाई आ जाएगी, यू आर सपोज टू पे इन ल्यू ऑफ द प्रोमिसरी नोट। अगर वो उसके बाद भी पे नहीं करता है तो फिर इसका मतलब है कि डिसऑनरिंग ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो वो सेलर अनपेड सेलर हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। उसमें कहता है कि या तो डिसऑनर हो जाए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या फिर अदर कंडीशंस। तो अदर कंडीशंस में हम मान सकते हैं कि आपने प्रॉमिसरी नोट दिया और प्रॉमिसरी नोट के एवज में जब आपसे कहा गया कि आप उसका पेमेंट कर दीजिए, तो आपने जो मनी मुझे टेंडर किया, उस मनी को बाद में देखने से पता लगा कि वो
मनी फेक करेंसी है। इसका मतलब है कि अभी भी कोई कोई कंडीशन है जो फुलफिल नहीं हो रही है। माने प्राइस पे हुआ क्या, मुझे सेलर को प्राइस पे हुआ नहीं हुआ, या फिर आपने चेक लगाया बैंक में लेकिन पता लगता है कि उसके बाद से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और बैंक भी वर्किंग नहीं है, या फिर आप चेक नहीं लगा पाएंगे क्योंकि कंप्लीटली कर्फ्यू हो गया, ये जो आजकल की कंडीशन चल रही है। तो अगर ऐसा कोई भी कंडीशन आ गई जिसके कारण क्या हुआ कि आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑनर नहीं हो पाया, या और कोई कंडीशन के कारण वो फुलफिल नहीं हो पाया, आपका मनी का डिमांड फुलफिल नहीं हो पाया, मनी पे नहीं हो पाया, तो भी वो सेलर अनपेड सेलर है, ये कहता है। अच्छा, ये जो सेलर का डेफिनेशन है, कहता है सेलर इंक्लूड्स एजेंट्स एज वेल। हमने जब सेलर का डेफिनेशन पहले पढ़ा था फॉर द पर्पज ऑफ सेल, उसमें सेलर का डेफिनेशन कहता है कि जो सेल करता है या जो सेल करने के लिए अग्री करता है, सेल करने के लिए, माने फ्यूचर के गुड्स के लिए जो अग्री करता है, या फिर प्रेजेंट गुड्स को तुरंत जो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं उनको सेल करने के लिए रेडी एंड विलिंग है, वो सेलर है। लेकिन अनपेड सेलर में ये एजेंट को भी शामिल करता है, ऐसा क्यों? देखो समझिएगा इसको। अनपेड सेलर वो व्यक्ति होता है, कहता है एजेंट भी शामिल है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेलर, ये इसलिए उसकी सेलर की जो जनरल डेफिनेशन है उसको नहीं मानता यहाँ पर अनपेड सेलर में, क्योंकि ऐसा भी हो सकते हैं सर्कमस्टांस कि सेलर ने अपना सामान सेल करने के लिए किसी और को ऑथराइज कर रखा हो। जैसे मर्केंटाइल एजेंट को ले लीजिए, मर्केंटाइल एजेंट हो सकता है या और कोई एजेंट हो सकता है जिसको आपने ऑथराइज किया, जिसको आपने अपना सामान दिया, उससे कहा कि भाई ये मेरा कोटेड प्राइस है, इसके ऊपर जो तुम निकाल सको निकाल लो, एंड द डे यू सेल इट आप मुझे पैसा दे दीजिए। तो वो एजेंट जो है सेलर नहीं हो गया। वो एजेंट सेल करने के लिए ऑथराइज्ड है, बट ही इज नॉट द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। दैट्स व्हाट आई मीन। वो ओनर नहीं है प्रॉपर्टी का, राइट? तो उसके पास टाइटल नहीं हो, ओनरशिप नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेलर की डेफिनेशन, क्योंकि जिस दिन उसने एक प्राइस कोट करके बायर को सामान दे दिया, बायर उसको पैसा पे नहीं करेगा, उसे भी स्यू करने का अधिकार होगा, दो ही डू नॉट हैव द ओनरशिप इन हिज नेम। डॉक्यूमेंट का कोई टाइटल जो है, कोई सामान का कोई टाइटल, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उसके नाम पे नहीं होते हुए भी, सिंस ही इज ऑथराइज्ड टू सेल इट, अगर उसे प्राइस पे नहीं किया जाता तो he will still be treated, he will still be taken under the definition of seller। तो ये तो डेफिनेशन हो गई अनपेड सेलर की, ये लोग अनपेड सेलर हैं। अब अनपेड सेलर के, ये यूपी इज फॉर अनपेड सेलर, उसके राइट्स क्या क्या होते हैं? देखिए, अनपेड सेलर के राइट्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो राइट अगेंस्ट गुड्स और एक राइट अगेंस्ट बायर। तो गुड्स के अगेंस्ट क्या राइट होते हैं, गुड्स के संदर्भ में क्या राइट होते हैं, और बायर के संदर्भ में क्या राइट्स होते हैं। गुड्स के संदर्भ में जो अनपेड सेलर के राइट्स होते हैं उसको हम फर्दर बांट सकते हैं दो भागों में। एक तो तब जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती, दूसरी तब जबकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। अब ये प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना आपने पहले ही सीख लिया है, पहले ही समझ लिया है। ऐसा होता है ना, जब स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में है, सेल करने के लिए आप किसी से बात कर रहे हो, दूसरा आदमी रेडी एंड विलिंग है प्राइस पे करने के लिए, तो हमने कहा था ना कि डिलीवरी भले ही फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर दी जाए, सामान का फिजिकल पोजीशन भले ही फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, मनी का दिया जाना, प्राइस का पे किया जाना भी हो सकता है फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। तो जब किसी सामान की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम द सेलर टू द बायर, और वो सेलर जो है वो स्टिल इज इन पोजीशन ऑफ दैट गुड, तो वो क्या क्या कर सकता है वो देखिए। सबसे पहले तो वो क्या कर सकता है, लीन एक्सरसाइज कर सकता है। लीन का मतलब ही होता है कि वो सेलर उस सामान को अपने पास रखे रहेगा, प्राइस जब तक पे नहीं किया जाता या टेंडर नहीं किया जाता। टेंडर माने आप देने की पेशकश करें, तो जब तक प्राइस या दिया ना जाए या देने के लिए वो बायर जो है उसको सामने ना लाए, पेश ना करे, तब तक वो सेलर उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उस सामान के ऊपर, उस गुड को अपने पास फिजिकल पोजीशन में रखे रहेगा, भले ही उसकी प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, वो प्रॉपर्टी बायर के पास ट्रांसफर हो गई। तो अभी देखिए सेलर का पोजीशन किस तरह का है, सेलर का पोजीशन बेली की हैसियत में है। वो जो ओनर था, जब उसने प्रॉपर्टी को इन ल्यू ऑफ सम मनी ट्रांसफर कर दिया एंड दैट मनी इज नॉट पेड, तो ये अनपेड सेलर
मनी के लिए उस प्रॉपर्टी को, उस सामान को अपने पास रखे रह सकता है। दैट इज वन थिंग, वो लीन एक्सरसाइज करेगा। दूसरी बात, वो क्या एक्सरसाइज कर सकता है? लीन का मतलब क्या होता है? टू रिटेन द पोजीशन, माने अपने पास पोजीशन है तो उसको रखे रहना। दूसरी बात वो क्या कर सकता है? उस सामान को, मान लीजिए उसने पोजीशन अपने आप से पार्ट कर दिया, he has parted the possession from himself, he has probably given the possession to any carrier or other bailee for the purpose of transmission to the buyer. in that case वो क्या कर सकता है? ट्रांजिट में स्टॉप कर सकता है। लेकिन ट्रांजिट में स्टॉप करने के लिए एक और कंडीशन है, वो ये कि बायर का इंसॉल्वेंट होना जरूरी है। जब तक बायर इंसॉल्वेंट नहीं है तब तक वो ट्रांजिट में स्टॉप नहीं कर सकता। बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड कि लीन तो एक्सरसाइज करेगा व्हेन ही नो दैट द सेलर इज नॉट पेइंग फॉर इट। लेकिन जब एक बार सामान को डिलीवरी के लिए भेज दिया तो हो सकता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज या और किसी माध्यम से जो वो डिलीवरी चाहता है, मनी चाहता है, प्राइस चाहता है, वो बायर उसको बाद में पे कर दे। तो वो तभी कर सकेगा स्टॉपेज इन ट्रांजिट जबकि बायर का इंसॉल्वेंट होना यानी दिवालिया होना उसे मालूम लग जाएगा, तब वो क्या करेगा? ट्रांजिट में रोक सकेगा। अब इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि ट्रांजिट क्या होता है। ट्रांजिट यानी बायर तक सामान देने के लिए उसने क्या किया? किसी कैरियर के पास लोड किया और वहां से जब तक बायर उसकी डिलीवरी नहीं ले लेता तब तक वो ट्रांजिट में सामान है ऐसा माना जाएगा। तो ट्रांजिट में उसे रोक सकेगा। आगे हम देखेंगे कि ट्रांजिट में सामान कब तक माना जाता है, यानी ये राइट कब तक वो एक्सरसाइज कर सकता है और ट्रांजिट कब लूज हो जाता है। तीसरी बात है कि उसको रीसेल कर सकेगा। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राइट है सेलर का कि अगर आइटम उसके पास, अगर वस्तु उसके पास अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, उसके पोजीशन में है और उसे मालूम है कि बायर ने पैसा नहीं दिया है, ही इज अनपेड सेलर, ही हैज नॉट बीन गिवन एनी प्राइस फॉर दैट थिंग, तो वो क्या कर सकेगा? वस्तु को उस बायर को नोटिस देने के बाद, पेरिशेबल अगर आइटम है तो नोटिस देने का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर पेरिशेबल आइटम नहीं है तो उसे बायर को नोटिस देना लीगल रिक्विजिशन है, लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो बायर को नोटिस देगा। उसके बाद वो सामान को थर्ड पार्टी को, दैट मींस सेकंड टाइम उसकी सेल कर सकेगा। पहले तो उसने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी कर दिया, लेकिन चूंकि बायर ने पैसा नहीं दिया तो वो उसको तीसरे व्यक्ति को सेल कर सकेगा लॉफुली। लेकिन ये सेकंड सेल करने के लिए उसको फर्स्ट सेल वाले बायर को बताना जरूरी होगा। अब मान लीजिए एक कंडीशन है कि उसने बायर को बताया, और पहली वाली जो सेल थी उसमें उसको से 10 लाख उसने प्राइस कोट किया था किसी अपने गाड़ी का, गाड़ी बेच रहा था एक बायर को और 10 लाख प्राइस कोट किया था। बायर ने उसको पैसा नहीं दिया चूंकि उसके पास फिजिकल पोजीशन था, भले ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई थी। उसने नोटिस दिया बायर को उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, उस गाड़ी को तीसरे आदमी को बेचने के लिए। बायर अभी भी मनी के साथ में रेडी नहीं है और नहीं आता है और ये सेल करता है। लेकिन सेल में पता चलता है कि इसने 10 लाख प्राइस कोट किया था, इसको सेल में केवल 9 लाख मिल पाते हैं, 10 लाख का फायदा नहीं हो पाता, 10 लाख में इसकी गाड़ी बिकती नहीं है। तो ये अगर नोटिस देता है तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो इसका एक्चुअल लॉस है, वो रिमेनिंग अमाउंट के लिए बायर को स्यू कर सकता है क्योंकि इसने लीगल प्रोसेस को फॉलो किया है, क्योंकि इसने नोटिस दिया है। मान लीजिए नोटिस दिया है और कोई फायदा होता है तो फायदा केवल उस सेलर के पास ही रहेगा। मान लीजिए नोटिस नहीं दिया है और कोई लॉस होता है तो लॉस भी इसका, और नोटिस नहीं देने के एवज में मान लीजिए इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा कीमत में बिकती है तो जो फायदा है बायर वो फायदा लेने के लिए इसको स्यू कर सकता है सेलर को। तो नोटिस का अपना इंपॉर्टेंस है, उसे भूलना नहीं है हमें। तो ये तीन जो राइट्स हैं ये तब के हैं, लीन का राइट यानी रिटेन रखने का, वस्तु को अपने पास रखे रहने का, धारण करने का अधिकार, रीगेन करने का यानी आपने पार्ट कर दिया अपने से पोजीशन लेकिन उस पोजीशन को वापस ले लेने का राइट, और तीसरा रीसेल करने का। ये तीन राइट्स तो तब होते हैं सेलर के पास जब सामान की प्रॉपर्टी या ओनरशिप बायर में पास हो जाती है। अगर ओनरशिप पास नहीं होती है तो फिर ये और क्या कर सकता है? फिर एक चीज और कर सकता है,
इनके अलावा यानी रीगेन, रिटेन और रीसेल के अलावा ये डिलीवरी को विदहोल्ड भी कर सकता है, राइट। अब ऐसे समझिए कि प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है सेलर के से बायर में, तो वो लीन एक्सरसाइज इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि सोचिए सामान उसके पास ही है, सामान की ओनरशिप भी उसके पास ही है, तो कोई भी सेलर अपने ही सामान के ऊपर तो लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता ना, अपने ही सामान को धारणाधिकार तो नहीं एक्सरसाइज कर सकता। तो प्रॉपर्टी पास होना चाहिए तभी वो लीन एक्सरसाइज कर सकता है, तभी वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है, तभी वो रीसेल कर सकता है, राइट। और अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है तो अपने सामान को देगा ही नहीं, अपनी जो वस्तु की डिलीवरी है उसको होल्ड करके रखेगा, अपने पास रखेगा और उसको बायर तक जाने ही नहीं देगा। ये तो है। अब बायर के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स वो एक्सरसाइज कर सकता है। नंबर 1, बायर के अगेंस्ट वो प्राइस के लिए सूट फाइल कर सकता है। प्राइस यानी जो भी उस वस्तु को देने का प्राइस था उस प्राइस के लिए। डैमेज के लिए, कोई डैमेज मान लीजिए ओकेजन हुई, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस से एक पेरिशेबल आइटम था, उस सामान को बेचने के लिए ए ने बी के साथ में सेल की अग्रीमेंट किया, सामान को बेचने का अग्रीमेंट किया। बाद में पता चलता है कि बिकॉज ऑफ सम अनरीजनेबल ग्राउंड्स बायर उस सामान को लेने के लिए तैयार नहीं है, और चूंकि पेरिशेबल आइटम था सेलर को उसे कम कीमत में किसी और को देना पड़ जाए, तो ये जो डिफरेंस आएगा उसका प्राइस का फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्टेम्पलेटेड सेल टू द सेकंड सेल, ये जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम डैमेज कहेंगे, और वो डैमेज इस बायर से लेने के लिए वो क्लेम कर सकेगा। और तीसरी बात है इंटरेस्ट की, जितना भी टाइम लगाएगा बायर वो पैसा देने में, इसको पे करने के लिए, उस पीरियड के लिए उस पैसे के ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनेगा उस इंटरेस्ट के लिए भी ये सेलर बायर को स्यू कर सकेगा। ये तो अगेंस्ट द गुड्स ये सारे राइट्स एक्सरसाइज कर सकेगा। इसके अलावा इसके बाद के जो सेक्शंस हैं वो स्पेसिफाई करते हैं कि लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट या रीसेल ये किस किस प्रकार से किया जा सकेगा। तो लेट अस सी व्हाट इट इज। लीन व्हेन टू बी एक्सरसाइज, लीन को कब एक्सरसाइज किया जाता है। देखो पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लीन को तभी एक्सरसाइज किया जाएगा जबकि प्रॉपर्टी बायर के सेलर के पोजेशन में होगी, सेलर के पास होगी, तभी वो लीन एक्सरसाइज कर सकेगा। और उसकी प्रॉपर्टी पास हो जानी चाहिए, यानी वो ओनरशिप उसका नहीं होगा, दूसरे की संपत्ति होगी तो लीन एक्सरसाइज करेगा, अपनी संपत्ति में लीन एक्सरसाइज नहीं करेगा। दूसरी बात यह कि उसने क्रेडिट पे नहीं दी हुई, मान लीजिए उधार पे दे रखी है, तो ऑब्वियसली उधार पे दी गई संपत्ति के लिए आप लीन तो नहीं एक्सरसाइज करेंगे। अगर वो तभी कर सकेंगे उधार वापस देने का, यानी वो पैसा लेने का टाइम ड्यू हो गया है, वो उधार जो मनी है वो ड्यू हो गया है। अगर वो ड्यू हो गया है तब भी पे नहीं किया जाता, तब आप लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि संपत्ति मान लीजिए कैश में सामान खरीदने की बात हुई थी और वो कैश नहीं दिया गया तो आप लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज की कैश बाद में लेने की बात हुई थी, लेकिन वो जो बाद का टाइम है स्पेसिफाइड, वो टाइम गुजर गया और उसके बाद भी पैसा नहीं पे किया गया, तो आप लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं। तीसरी बात कि जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तब आप लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी सेलर तब भी लीन एक्सरसाइज कर सकता है जबकि उसे पता लग जाए कि बायर अब दिवालिया हो गया है, अब वो प्राइस पे नहीं कर सकता। फिर बात है कि बायर लीन एक्सरसाइज कर सकता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बायर की हैसियत अब सेलर लीन एक्सरसाइज कर सकता है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सेलर की हैसियत उस सामान के ऊपर एक बेली की है या फिर कैरियर की है। मान लीजिए उसने कैरियर के रूप में होल्ड कर रखा है तो भी उस सामान को धारण किए रह सकता है सेलर का कोई कैरियर, जब तक कि प्राइस को पे नहीं किया जाता। माने सेलर भी कर सकता है और कैरियर भी लीन को एक्सरसाइज कर सकता है। ऐसा भी होता है ना कि सेलर ने स्टॉपेज किया ट्रांजिट के दौरान और उसको कहा कि सामान को वापस, ये डीम्ड होता है, ये एक डीम्ड लीन का राइट होता है जब वो कैरियर को बताता है कि सामान की डिलीवरी मत दो जब तक कि पैसा पे नहीं किया जाता। कैरियर को बता के भेजता है, जब अपने नाम का बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है सेलर, और कैरियर को ये स्पेसिफिकली आदेश करता है कि जब तक इसको ऑनर नहीं किया जाता तब तक सामान की डिलीवरी न की जाए, तो इसका मतलब है कि ये डीम्ड
लीन का राइट एक्सरसाइज कर रहा है कि तब तक धारण करना है सामान को जब तक कि उसके लिए पेमेंट नहीं किया जाता। लीन खत्म कब होगा? देखिए, लीन तब खत्म होगा जबकि बायर या उसका एजेंट उस सामान को ले लेते हैं, उसकी डिलीवरी ले लेते हैं, डिलीवरी प्राप्त कर लेते हैं और सेलर ने वो सामान बिना किसी राय मतलब अनकंडीशनली उस बायर के पास में भेज रखा है। सेलर जब कोई सामान बायर के पास भेजता है और कंडीशन के साथ भेजता है, तो जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब तक वो सामान बायर के पास नहीं जाएगा, माने उसकी डिलीवरी टेंडर नहीं की जाएगी, तो वो सामान वापस आ भी सकता है। लेकिन मान लीजिए कि सेलर ने कोई रिजर्वेशन रखा ही नहीं है, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर दिया बायर के लिए सामान थ्रू सम एजेंट कि ये सामान को ले जा करके बायर को दे देना है, प्राइस की कोई बात नहीं करनी है, प्राइस किसी और तरीके से सेलर ने सीख करना है। तो ऐसे में जब वो जाता है और बायर उसे एक्नॉलेज करता है उसकी डिलीवरी को, या बायर का कोई एजेंट एक्नॉलेज कर लेता है, तो जब कोई कंडीशन है ही नहीं, तो जब वो सामान जैसे ही पहुंचता है बायर के पास में, लीन का राइट वहीं पे समाप्त हो जाता है। दूसरी बात है, जब सेलर बायर पोजीशन ऑब्टेन करे या बायर का कोई एजेंट पोजीशन ऑब्टेन करे और विदाउट कंडीशन करे, तो लीन का राइट खत्म हो गया। फिर तीसरी बात है कि सेलर अपने आप वेव कर दे, माने सेलर को धारण करने का, सामान को रखे रहने का अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद अगर सेलर चाहे तो उस सामान को दे दे और उसके बाद प्राइस के लिए इश्यू कर सके। तो ये तो एक एडिशनल राइट होता है जो सेलर एक्सरसाइज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो अगर वो सामान का पोजीशन भी डिस्पोज ऑफ कर देता है और डिलीवरी भी दे देता है, तो इन दैट केस ही कैन स्टिल स्यू फॉर प्राइस इवन आफ्टर वेविंग हिज राइट ऑफ लीन ओवर द गुड्स। फिर ये बात है कि फिर एक स्पेसिफिकली एक नोट कहा गया है कि मान लीजिए प्राइस के लिए कोई डिक्री पास हुई है सेलर के फेवर में, तो भी लीन का राइट समाप्त नहीं होता। देखिए, इसको समझ करके पढ़िएगा। प्राइस के लिए डिक्री पास हो गई है का मतलब क्या है? किसी भी डिस्प्यूट में बायर और सेलर के बीच में सपोज उसी प्राइस के लिए कोई डिस्प्यूट कोर्ट में फाइल है और उस कोर्ट के केस में जो जजमेंट है वो सेलर के पक्ष में आ गया है, सेलर के पक्ष में आ गया है, यानी सेलर नाउ हैज बिकम द डिक्री होल्डर। जजमेंट उसके फेवर में आया तो ही बिकम्स द डिक्री होल्डर, और बायर यहाँ पे जजमेंट डेटर कहलाता है। जजमेंट डेटर यानी उसके अगेंस्ट कोई जजमेंट आया है। अब उस जजमेंट का जो एग्जीक्यूटेबल पोर्शन है, यानी उस पूरे जजमेंट में से जो भाग एग्जीक्यूट किया जाना है, यानी पैसे का लेन देन, राइट्स का लेन देन, वो जो किया जाने वाला काम है, उस काम के लिए डिक्री के लिए अप्लाई किया जाता है और उस पर डिक्री कोर्ट ग्रांट करता है। तो डिक्री हुई है पैसे की, माने से 50,000 रुपए बायर ने सेलर को देने हैं, तो बायर होगा जजमेंट डेटर और सेलर होगा डिक्री होल्डर। तो सेलर डिक्री होल्डर है, इस कारण से उसका लीन का राइट समाप्त नहीं हो जाता जब तक कि एक्चुअल मनी का पेमेंट नहीं किया जाता। सेलर का ये राइट कि वो बायर ये क्लेम नहीं कर सकता और ना ही सेलर इस बात से लीन का राइट छोड़ सकता है कि डिक्री उसके फेवर में आ गई। जब तक इसको एक्चुअली एक्सरसाइज नहीं किया जाता डिक्री को, तब तक सेलर का लीन का राइट समाप्त नहीं होता। ये स्पेसिफिकली समझ लेने वाली बात है। अब बात आती है स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ट्रांजिट में स्टॉपेज कब कर सकता है? यहाँ पे हमने बात करी थी ना कि गुड्स के अगेंस्ट सेलर के, अनपेड सेलर के क्या राइट्स होते हैं। वो सामान को रास्ते में, माने जब उसने बायर के लिए भेजा है उस सामान को कैरियर के थ्रू, तो उसे रास्ते में रुकवा सकेगा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट करा। वो स्टॉपेज कब करा सकता है? स्टॉपेज तब कर सकता है वो सामान को जबकि बायर इंसॉल्वेंट हो जाए, प्लस सेलर अपना जो पोजीशन का राइट है उसको पार्ट कर देता है, पोजीशन का राइट उससे कैरियर के पास में चला गया है, और वो उसको कब तक स्टॉपेज कर सकता है, यानी इस राइट को कब तक एक्सरसाइज कर सकता है? जब तक कि उसे प्राइस को पे न कर दिया जाए या प्राइस को टेंडर न कर दिया जाए। समझ के चलेगा। इसके बाद अब बात आती है कि ट्रांजिट कब से कब तक माना जाएगा,
कब तक हम ये मानते हैं कि लीगली ट्रांजिट स्टार्ट हुआ और लीगली ट्रांजिट ओवर हो गया, ट्रांजिट का राइट खत्म हो गया, या ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। वो कब से कब तक होता है? पहली बात यह है कि आपने, सेलर ने कोई सामान डिलीवर करने के लिए बायर के पास तक भेजा, तो जैसे ही बायर उस सामान की डिलीवरी ले लेता है, ट्रांजिट समाप्त हो जाता है। या तो बायर खुद डिलीवरी ले ले, या फिर बायर का कोई एजेंट डिलीवरी प्राप्त कर लेता है, तो ट्रांजिट समाप्त हो जाता है। दूसरी बात कि ट्रांजिट के लिए, डिलीवरी के लिए कोई एक डेस्टिनेशन अपॉइंट की गई है, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस अपॉइंट किया गया है, उस अपॉइंटेड प्लेस से पहले ही बायर डिलीवरी प्राप्त कर ले, या उसका एजेंट डिलीवरी प्राप्त कर ले और एक्नॉलेज कर दे कि डिलीवरी हमें प्राप्त हो गई है, मिल गई है, तो भी ट्रांजिट समाप्त हो जाता है। तीसरी बात ये कि वही कैरियर जो कि सामान लेकर के आया है, चाहे वो बायर ने नेम किया हो या नहीं, लेकिन जो भी एक कंसाइनर या वो कैरियर सामान की डिलीवरी जिसके पास में थी, जिसे सामान को डिलीवर करना था बायर को, वो बायर को बताता है कि ये डेस्टिन्ड प्लेस पे सामान पहुंच चुका है, और बायर उसको कह दे कि आप उसको होल्ड करके रखो, मैं अभी आता हूं और उसको प्राप्त कर लेता हूं, तो ये एक्नॉलेजमेंट कि मैं इस सामान को तुम्हारे बिहाफ में लेकर के रखा हुआ हूं, ये एक्नॉलेजमेंट पर्याप्त होगा ट्रांजिट को समाप्त करने के लिए। माने वही कैरियर ये एक्नॉलेज करता है कि उसने डिलीवरी अब वो सामान को किसके लिए होल्ड कर रखा है, बायर के लिए, तो फिर ट्रांजिट समाप्त हो जाता है। तब भी ट्रांजिट समाप्त हो जाता है जबकि बायर डिलीवरी लेता है। डिलीवरी लेने का मतलब है कि सामान अनलोड नहीं कराता, उसको बताता है कि कोई फर्दर डेस्टिनेशन है, वहां तक इसको लेकर के चलो, गोडाउन है या वेयर हाउस है, वहां तक इसको लेकर के चलो, तो भी वो डिलीवरी, तो भी उसका ट्रांजिट एंड हो जाता है। अच्छा, एक चीज मुझे याद आई, वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि आप जो ये लीड एक्सरसाइज करते हैं ना, ये वेट, इसको कट ही कर दो।